अस्सलामुअलैकुम। भली करे आया जी आया नू बखैर रख ले। खुश आमदेद नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। जनाब वैसे तो आज बहुत सारी खबरें फैसल हम अपने नाज़रीन को देने एक खबर ये है कि मैचिंग की टाई हो गई है। लोग ये ना समझे कि जो आपके दुपट्टे का कपड़ा बच गया था उसकी मैंने टाई बनाई। नहीं, ये दुपट्टे का कपड़ा नहीं, ये मेरा दुपट्टे का जो कपड़ा है, ये क्या कहेंगे इस कपड़े को? ये मेरा फोटे बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक ये शायद नेट है, इसको नेट कहते हैं। चलें इसको जो भी कहते हैं, हाँ, लेकिन मैचिंग होगी आज, अच्छी खासी मैचिंग होगी है। और कुछ ऐसी मैचिंग है, कुछ ऐसी उम्मीदें हैं कि अवाम कहती है कि जो पिछली उम्मीदें है ना, उस उम्मीदें वो दोबारा बांध ली, वो उम्मीदें मैच हो गई हैं, लेकिन उम्मीदें अभी तक बर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो 1100 अरब के बजट का जो पैकेज का जो ऐलान किया था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और एक दफ़ा फिर से खान साहब का दौरा दोबारा से कराची का जी हाँ, कराची वाले जो है वो मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दोबारा दौरा करने आ रहे हैं रोशनियों के शहर का। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान क्या अहम ऐलानात हो सकते हैं, प्रोग्राम में इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जिसका जायज़ा लिया जाएगा। तो जनाब जैसे ही खान साहब आएंगे और उनके दौरे से मुतालिक जो जो अपडेट्स हमें मिलते रहेंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम में बात करते हैं कोरोना की चौथी लहर की, जो मुसलसल पूरे मुल्क में इस वक्त तबाही फैलाती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे के दौरान मजीद 86 अफराद कोरोना के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 3884 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर पूरे मुल्क की मैं बात करूं तो मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 7.84% बताई जा रही है। और पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, मगर टेस्टिंग की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। ये एक तशवीशनाक बात है। सबसे कम टेस्टिंग में बलूचिस्तान के बाद पंजाब का नंबर है, जबकि सिंध में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि वायरस के फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए NCOC ने अब कुछ सख्त फैसले भी किए हैं। अक्टूबर से बगैर वैक्सीनेशन ट्रेन के सफ़र पर पाबंदी होगी। ये बहुत आम है क्योंकि ट्रेन सस्ती सवारी है, बहुत लोग उस पर ट्रैवल करते हैं। फैसला एयर टिकट भी सस्ती हो गई है। अगर आप पहले एयर टिकट पे करवा सकते हैं तो आप शुरू से ही ट्रेन वाले पे करवा सकते हैं। ऑब्वियसली जितनी एयरलाइंस आ रही हैं उस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो प्राइसेस लो होती जा रही हैं। और राउंड ट्रिप 12 से 13 हज़ार का आपको पड़ता है अगर आप 10-15 दिन पहले से करा ले तो। बट स्टिल ट्रेन इकॉनमी 2000, 3000, 4000 रुपये को कोई बीट नहीं कर सकता, और इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा इस पर सफ़र करते हैं। और अब इसमें हम वन स्टेप अहेड होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका से 10 लाख रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी पाकिस्तान पहुंच गई हैं। साथ ही चीन ने मजीद 60 लाख खुराकें फराहम करने का ऐलान भी किया है। तो एक तरफ से कोरोना अपने वार जारी रखे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी कोशिश है हमारी कि हम भी इससे भरपूर अपना दिफा करें और एक स्टेप आगे चल के इसको बीट करने की कोशिश करें। वो तभी मुमकिन है जब हम एहतियात करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि वैक्सीन लगवा लिया, मास्क नहीं पहनेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई, आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तब भी मास्क ज़रूर पहने, तब भी सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो प्लीज़ खुदारा जाएं और वैक्सीनेशन अब करा लें। अब करा लें। तो चौथी लहर भी आ गई है। कोरोना ना पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। पाकिस्तान आके कोरोना कह रहा है अल्लाह के वास्ते अब करा लो यार, मतलब कि तुमने मुझे भी बीट कर दिया है। वो लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। एक इंटरव्यू में एक साहब ने मास्क पहना हुआ था, दूसरे ने इंटरव्यू किया, उसने कहा आपने मास्क नहीं पहना, उसने अपना उतार के उसको दे दिया, ये तो आपने पहना हुआ था। हम दोस्त हैं, कोई मसला नहीं है, मास्क भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी शेयरिंग नहीं चलेगी, प्लीज वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहने और अपना मास्क अपने तक रखें और थोड़ी तक ना रखें, नाक तक रखें। आगे बढ़ते हैं जनाब और दीगर खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया है। यौम आशूर 19 अगस्त बरोज़ जुमेरात को होगा। हुकूमत की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान मातमी जुलूस और मजालिस में SOPs का मुकम्मल ख्याल रखने की अपील भी की जा रही है। जबकि गुज़श्ता रोज़ आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने बताया था कि कराची के बड़े इमाम बारगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि अज़ादारों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जा सके। और ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कल कहा था कि कुछ इमाम बारगाहें ऐसी जो रह गई हैं, अल्लाह करे कि काम अब मुकम्मल हो जाए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। आप जा रहे हैं और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ़ौरन वैक्सीनेशन लग रही है और फिर आप ये दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल हम कायम कर सकते हैं कि हम अपने कारोबारी ज़िंदगी के मामलात भी चला सकते हैं और साथ में SOPs पर अमल भी कर सकते हैं। अब ज़रा पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान सूरत हाल यहाँ पे वैसे तो दिगरगू हैं। यहाँ पे अफ़गान सदर ने अमन का मौका भी गंवाया है। अशरफ गनी की दरख्वास्त पर कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ गई। वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में अफ़गानिस्तान में
अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने भी दो टोक कह दिया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट अच्छा देखिए कितनी गलत बात है। हमने अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा किया, हमने अफगान पनाह गुज़ीनों को जगह दी, अफगान फौजियों को वेलकम किया, हमने अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, हम एक अच्छा हमसाया होने का हक अदा करेंगे। और अब जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आती है अफगानिस्तान से, बड़े दिल को दुखाने वाली है। अफगान हुकूमत के इल्ज़ामात मुस्तरद किए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब का कहना है कि दूसरों की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहराया जा सकता। उधर अफगान तालिबान की पेशकदमी में तेज़ी आ गई है। 3 रोज़ में 7 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा हो चुका है। अमेरिका के छोड़े हुए टैंक्स पर गश्त किया जा रहा है। तालिबान तर्जुमान ने अमेरिका को मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग देते हुए कहा है कि काबुल इंतजामिया से जंग बंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ। नंगरहार के ज़िला शेरजाद में अफगान फ़ज़ाइया ने तालिबान ठिकानों पर बमबारी की। कंदूस में बमबारी के बाद लोग जो हैं पनाह के लिए भागते नज़र आ रहे हैं। अब सॉरी टू से, लेकिन कहना मुझे पड़ रहा है कि अगर हम ये कहें ना कि हमने जिस पे एहसान किया है उसके शर से ही अब हमें बचना पड़ा है। अफगानिस्तान पे जिस तरह से हमने किया एहसान, बारहा ये हमें कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि टेबल टॉक्स की ज़रूरत है, शिद्दत पसंदी से कुछ नहीं होगा। इसमें हमने बड़ा किरदार अदा किया है। अब फैसिलिटेटर है बेसिकली पाकिस्तान, गारंटर नहीं है। तो अब सिचुएशन ये है कि क्या आगे बनती है सूरत हाल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अफगान अमन अमल का इशू नहीं है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी इशू है। अमेरिका एक ऐसे वक्त में छोड़ के गया है कि अब उनके टैंक्स पे वो सवार होके आ रहे हैं, उनकी जितनी भी छोड़ी हुई लॉजिस्टिक्स है उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे पहलुओं पर देखना होगा, पाकिस्तान को बहुत ये बारीक बीनी से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी अजीम शख्सियत को हम याद करते हैं कि जिसने पाकिस्तान में जंग लड़ी, जज़ाम के मरज़ के ख़ात्मे के लिए नाकाबिल फ़रामोश खिदमत इन्होंने अंजाम दी। ये और कोई नहीं बल्कि हैं डॉक्टर रूथ फ़ाओ। इनको हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। और जनाब जर्मनी की डॉक्टर रूथ फ़ाओ 1960 में पाकिस्तान आई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि सारी उम्र जो है उन्होंने जज़ाम के मरीज़ों के इलाज में अपनी उम्र गुजारनी है। डॉक्टर रूथ फ़ाओ ने मुल्क में जज़ाम के इलाज के 197 मराकज़ कायम किए और डॉक्टर रूथ फ़ाओ की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें हिलाल पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़, सितारा क़ायद आज़म, हिलाल इम्तियाज़, जिना अवार्ड और निशान क़ायद आज़म जैसे आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया। और ये मैं कहती हूँ पाकिस्तान के ये वो अनमोल हीरे और असासा हैं कि हम इन्हें रहती दुनिया तक याद करेंगे और ये अपने नक्श छोड़ के गए हैं रहती दुनिया तक। एब्सोल्युटली। खेल का मैदान फेवरेट आपका? खेल के मैदान का रुख करें, फेवरेट है मुश्किल लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लिए दौरा न्यूजीलैंड कितना अच्छा रहेगा। पहले से ही इस पे बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड आ रहा है, हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 18 साल बाद जब कीवीज़ आएंगे तो उनमें दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन केन विलियमसन नहीं होंगे, बेहतरीन बॉलर टिम साउदी नहीं होंगे और ट्रेंट बोल्ट नहीं होंगे। जब ये लोग नहीं होंगे तो हम वही वाली बात है, कैसे कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा होगा। 11 ऐसे खिलाड़ी नहीं होंगे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान दौरे पे ये होंगे। अब इसमें नहीं होंगे। अच्छा, जो हैं उनका भी बता देते हैं। कम से कम मार्टिन गप्टिल हैं और कॉलिन डी ग्रांडहोम हैं और मैट हेनरी हैं, वो टीम में शामिल हैं। तो देखते हैं। और T20 की क़यादत जो है वो टॉम लेथम करेंगे, द लेफ्ट हैंडिंग बैट्समैन। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड कैसे होता है और हम आगे चल के इस पर ज़रूर बात करेंगे। ये जो नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे यहाँ तो जा कहाँ रहे हैं, इसके पीछे भी लगता है कोई साजिश है, पता करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और प्रोग्राम अब जरा एक तब्दीली है, छोटी सी तब्दीली है। वैसे मुझे कल बड़ा दुख हुआ है। नहीं, मस्बत नहीं, मनफी है। कल मुझे बड़ा दुख हुआ। कल मैंने जब पूरी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं देख रही थी और हर जगह की खबर चल रही थी कि फिरदौस आशिक अवान जो है उन्हें दाखिल नहीं होने दिया। कुर्सी के हाथ से गई, दाखिला भी बंद हो गया और तो दाखिला भी बंद कर दिया गया। एहसन सलीम की हल्फ बर्दारी की तकरीब थी और इस तकरीब में शिरकत के लिए आने वाली फिरदौस आशिक अवान साहिबा को पंजाब असम्बली के गेट पर रोक दिया गया। वो बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से, आप देख सकते हैं मनाजिर, उनसे पूछती रही कि नहीं मेरा नाम लिस्ट में होगा, आप दोबारा चेक करें। बार हाँ लिस्ट चेक की फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अपनी तसल्ली के लिए। इन्होंने अभी प्यार से बोला है ना? हाँ, बड़े प्यार। बाजार याद याद है वो। अच्छा, वो देखें कैसे सर पे हाथ फेर के प्यार से बार बार पूछे। लेकिन
ये कहा गया कि देखिए आपका नाम लिस्ट में नहीं है। फिर खबरें ये आई कि उनका नाम लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके कहने पर उनका नाम लिस्ट से निकाला गया है। इस पर उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त पता चलेगा। ये एक इशारा है, मुझे लगता है फिरदौस ताशी कमान साहिबा की कुर्सी कुछ ख़तरे में मुझे लग रही है। अल्लाह ना करे वैसे ऐसा हो, लेकिन फिर भी खैर एनी हाउ हम जिस तरह से बात करें फिरदौस ताशी कमान साहिबा की, नो एंट्री उन्हें बिल्कुल नो एंट्री मिली। तो हम भी अभी ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं कि उस पर जब हाजिर होंगे तो बहुत ही अहम मामला पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ JDC सरबरा और कराची की एक बहुत ही तनावर आवाज़ ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद होंगे। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो मुहर्रमुल हराम के अयाम अब आ चुके हैं और उस हवाले से हम जो अज़ादारान हैं वो किस तरीके से बेहतरीन ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हम अपने कारोबार मामलात भी अच्छे चला सकते हैं और SOPs पे भी अमल कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, माह अज़ादारी है, माह वफ़ादारी है। और हम बात करेंगे माह मुहर्रमुल हराम की। पाकिस्तान में इसका चांद नज़र आ गया है। यौम आशूर 19 अगस्त बरोज़ जुमेरात होगा। आज से मुल्क भर में अब मजालिस का एहतमाम होगा। इमाम बारगाहों में अज़ादारों की बड़ी तादाद मजहबी रसूमात की अदाई के लिए जाएगी, लेकिन इस बार मुहर्रमुल हराम में सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना का फैलाव रोकना। इसके लिए न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि समाजी इदारे भी भरपूर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, बल्कि उनका रेशियो कुछ ज़्यादा हमें नज़र आता है। अज़ादारों की वैक्सीनेशन के लिए भरपूर इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं और कासिम शुमरों के मुताबिक कराची की बड़ी इमाम बारगाहों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि कई फलाही इदारों ने भी मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं ताकि शहरी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा सकें। ये सिर्फ मुहर्रमुल हराम में ही नहीं, इंसानियत की भी खिदमत होगी। आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कोई अहम कदम हो या मुस्तकीन की मदद, हर मुश्किल वक्त में समाजी इदारे सबसे आगे नज़र आ रहे हैं और इन तमाम इदारों में सबसे आगे जो इदारा है उसके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई सूरत हाल ऐसी बन जाए कि घरों में फाकों की नौबत आ जाए। तो ऐसे में ऐसे इदारों ने और ख़ास तौर पे JDC ने बहुत ज़्यादा अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको निभाया, बल्कि कहना चाहिए कि अपनी इस्तिताअत से बढ़कर किया। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हम देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब पहली दूसरी लहर आई तो बिल्कुल खाने के लाले पड़ गए, लोगों को रोज़गार के लाले पड़ गए। उस वक्त आप और आप समेत दीगर रुफ़क़ा कमर बस्ता हुए और लोगों की आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मदद की, उनका दुख बांटा। ऐसे ही ये सबसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद तीसरी और अब चौथी लहर आ चुकी है और मुहर्रमुल हराम में ये चौथी लहर आई है। हम सिर्फ कराची की क्यों पूरे पाकिस्तान की बात करें तो अब पंजाब में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कराची की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो ये बताइए कि अब कहाँ आप मोबाइल यूनिट्स कायम कर चुके हैं और क्या इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है? देखें, हमने उन इलाक़ों को कवर किया है जैसे जहाँ पर कम वैक्सीनेशन हो रही थी। जैसे कि हमने कोरंगी में राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में बहुत बड़ा ड्राइव थ्रू और वॉक थ्रू दोनों लगा दिया है और माशाल्लाह से वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अब तो माशाल्लाह 10 दिन के करीब हो गए हैं। वहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है और 24 घंटे सेंटर चल रहे हैं। वहाँ पर तीनों शिफ्टों में स्टाफ आ रहा है, वैक्सीनेशन स्टाफ है और जो एंट्री करने वाले हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो लोग हैं, रज़ाकार हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के, उस इलाके के अपने रज़ाकार तंजीमें आ रही हैं। कभी वहाँ पर लोगों के लिए चाय का एहतमाम कर रही हैं, कभी कुछ लाजिम बात रश ज़्यादा है। वॉक थ्रू वाले में टाइम ज़्यादा लग रहा है, घंटा लग जाता है, लेकिन ड्राइव थ्रू पर टाइम कम लगता है, यूँ गाड़ियों का नंबर जल्दी स्पीड में आ जाता है, गाड़ियों की तादाद कम होती है। इसी तरह से हमने पंजाब ग्राउंड शाह फैसल में बहुत बड़ा लगाया हुआ है हमने सिंध गवर्नमेंट के ताउन से और DMC कोरंगी हमारे साथ उसके अंदर है। इसी तरह से हमने सऊदाबाद मलीर में फ़ुटबॉल ग्राउंड जो है पूरा उसमें लगाया हुआ है। उसके अंदर भी हर जगह पर कोई 15 से 20 कैंप हैं जहाँ पे आराम से लोग आएँ, एंट्री करवाएँ, ख़वातीन का अलग एहतमाम है। इसी तरह से लियाकताबाद में जो
हमारा डायलिसिस सेंटर है JDC का फ्री डायलिसिस सेंटर, वहाँ पर हमने KMC के ताउन से लगाया हुआ है। इसी तरह से हमने अभी कल जो इतवार का दिन था, हमने नश्तर पार्क में परसों हमने इतवार के दिन पूरा हमने वहाँ पर पूरे दिन के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक के लिए हमने वहाँ पर पूरा इंतजाम किया था। ड्राइव थ्रू, वॉक थ्रू, 50 से ज़्यादा हमने वहाँ पॉइंट बनाए थे कि लोग आएँ, और हमने बोला था 25 से 30 हज़ार अफराद भी आएंगे तो हम उनको वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि KMC भी हमारे साथ है, DMC सेंट्रल भी थी, वो जो DMC वहाँ नश्तर पार्क की थी वो भी थी, उसके अलावा जाफ़र फैमिली फाउंडेशन, बहुत सारे इदारे हमारे साथ उसमें शामिल हो गए थे। तो हम जो हमारी अपनी पूरी टीम है मेडिकल की, JDC रेस्क्यू की, वो उसमें शामिल थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन कराने आए उनको जल्द अज जल्द, ऐसा नहीं हमारे पास कोई एक वैक्सीन हो, हमारे पास नश्तर पार्क में 5 वैक्सीनें थी। और ये आपसे पूछना चाह रहा था कि वैक्सीन कौन कौन सी? हमारे पास 5 वैक्सीनें उस दिन मौजूद थी, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अभी भी इस वक्त हमारे मोबाइल यूनिट्स रेडी हो रहे हैं। हमने औरंगी टाउन की भी जो इंतजामिया उससे भी रब्ता कर रहे हैं कि हम औरंगी टाउन में, हम लांडी में, हम नई कराची में, हम इन जगहों में बड़े बड़े कैंप लगा दें। भले लोग ऑफिस दफ्तर से शाम में आ रहे हैं, शाम में आ जाएं, रात में आ रहे हैं, रात में आ जाएं। लाजिम बात है, कोई अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकता, और लोग अपनी फैमिली के साथ अगर आना चाहते हैं फैमिली के साथ आएँ। इतना अच्छा, इतना फ्रेंडली माहौल हमने वहाँ पे मुहैया किया है। लाइटिंग का इंतजाम है, जनरेटर है, उसमें डीजल इस्तेमाल हो रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ हमने अपनी जानिब से दी हैं। ज़फ़र भाई, एक चीज़ है, आपने जिन इलाकों का नाम लिया, कोरंगी हो गए, मलिर सऊदाबाद हो गए, लियाकताबाद, यहाँ के लोग जब एक्सपो सेंटर में सिंध गवर्नमेंट ने इनको कहा या फिर वफाकी हुकूमत ने कहा तो थोड़ा रिलक्टेंट थे, उनकी अपनी कुछ होंगी कोई ना कोई वजूहत, लेकिन जब आपने ये तमाम तर चीज़ें लगाई, गो के हुकूमती मशीनरी भी आपके साथ काम कर रही है, तो मैं इसको कैसे समझूं कि लोगों का एतमाद हुकूमती मशीनरी से ज़्यादा अब ज़फ़र अब्बास और इन फलाही इदारों पे, इन NGOs पे, इस पे है? जिस वक्त कोविड की पहली लहर आई थी और हुकूमत ने बोला सब अपने घरों में बैठ जाएं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप बाहर नहीं निकलेंगे, और उन बेचारों को ना राशन मिला हुकूमती जानिब से, ना किराए मिले, ना उनके बच्चों की फ़ीसें मिली, ना वैन के पैसे मिले, ना यूटिलिटी बिल्स मिले, ना माँ बाप की दवाइयाँ, कुछ नहीं मिला। उस वक्त हमने जिस तरह से हमें पाकिस्तानियों ने, मुखय्यर पाकिस्तानियों ने, बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया, यही वजह थी कि हमने दावा किया कि हमने एशिया का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चलाया। देखें, एक दिन में 30-35 हज़ार बुरे राशन बांटना, 4 महीने 10 दिन तक, ये छोटी बात तो नहीं थी। और ये कौन दे रहा था? पाकिस्तानी तो दे रहे थे। तो लाजिम बात है, उन तक खाना पहुंचा, लोग भरोसा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसीलिए कोविड की जो भी सूरत हाल होती है हम लोगों को बताते हैं। मैं आज के दिन में भी बोल रहा हूँ, कोविड अच्छी पोजीशन नहीं है कराची में, केसेस आ रहे हैं सामने। मेरे मोबाइल पे रात से अब तक 100 फ़ोन आ चुके हैं कि हम अपने मरीज़ को इस अस्पताल लेकर गए थे, फुल था, अब यहाँ लेकर गए, फुल है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किससे रब्ता करेंगे, वहाँ आपको कोई बंदा है नहीं है। हम ज़्यादातर लोगों को ये बोल रहे हैं, भाई आप एक्सपो ले जाएं, एक्सपो फुल है, जिना अस्पताल ले जाएं, क्योंकि उन्होंने जिना अस्पताल ने 3रा वार्ड भी खोल दिया है। हम डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से भी राब्ते में, हम तमाम अस्पतालों से राब्ते में, हम अब्बासी शहीद से भी राब्ते में। वहाँ पर जो वार्ड है, 2रा वार्ड जो खुला है, उसमें जितने मॉनिटर लगे हैं, ICU मॉनिटर, सब JDC ने डोनेट किए हैं। लाजिम बात है, इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की मशीनें हम क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे शहर का कोई भी शख्स इसलिए ना मर जाए, उसके बच्चों को ये अफसोस ना रहे कि मैं अपने बाप को, भाई को, माँ को लेकर घूमता रहा, शहर में कोई अस्पताल नहीं था। तो हम जिस हद तक भी कर सकते हैं, हमने 1.5 साल फ्री अस्पताल चलाया कोरोना का हुसैन लाखानी ट्रस्ट के साथ, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन एक मुश्किल टाइम है और इस वक्त केसेस आ रहे हैं और भरपूर आ रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने कासिम सोमरो साहब से भी बात की, हमने उनसे यही पूछा कि जी जब आपने लॉकडाउन से पहले 26-23% था, अब आप कह रहे हैं कि 17% तक आ गया है, उनके हिसाब से तो हौसला अफजा बात थी, लेकिन आपने जो अभी जो एक मंजर कशी की है कि आपके पास रात से फ़ोन आ रहे हैं, तो वो एक बार फिर हमें ऐसा लग रहा है कि रेशो उतना नहीं है। वाज़ेह बात कर रहा हूँ, कॉलें आ रही हैं भरपूर, और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है आप ईदी सेंटर फ़ोन करके मालूम कर लें। कॉलें आ रही हैं भरपूर, केसेस आ रहे हैं भरपूर, लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी। जहाँ भी कोई इज्तिमा है, कोई मजलिस है, SOPs का ख़ास ख्याल रखें, मास्क लाजमी लगा के जाएँ, कोशिश करें। मेंबरों से भी ये बात बताई जाए कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो भाई करा ले। आप वैक्सीन ना लगवा के कमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने किसी बूढ़े वालिदैन से या किसी बुज़ुर्ग भाई बहन खाला मामू को की ज़िंदगी से खेल रहे हैं कि आप कोरोना लेकर जाएंगे। ठीक है, आप पे असर नहीं कर रहा, लेकिन जो घर में जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और जहाँ भी कहीं इज्तिमात हो रहे हैं, मजालिस हो रही हैं, वहाँ पर डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। जितनी भी SOPs फॉलो कर सकते हैं करें। बड़े पैमाने पर सैनिटाइज़र्स होने चाहिए हर जगह पर, जो लोग आ रहे हैं उनको बार बार सैनिटाइज़र फराहम किया जाए, जगह खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ज़फ़र भाई, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि जी अब मजालिस, क्योंकि अब आशूर भी तारीख़ तो हो गई है उसकी, तो क्या इस हवाले से आपने बड़ी अहम बात की कि मेंबर से जाना मैसेज, ये बड़ा अहम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारी इसमें तजावीज़ आई कि जी जो रूट होगा मजालिस का, वहाँ पे आप वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दें, मोबाइल यूनिट्स कर दें। सुनने में बड़ा ज़बरदस्त लगता है ये,
लेकिन कितना प्रैक्टिकल है, ज़रा ये बताएं। देखें, हम देखते हैं जहाँ भी कोई जुलूस का दिन आता है, एक पैनिक की सूरत हाल होती है, दहशतगर्दी के ख़तरात आपके सामने हैं, गलियों को सील कर दिया जाता है, दुकानों को सील कर दिया जाता है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं। एक ऐसा माहौल होता है कि जैसे कोई बहुत ही ख़तरनाक जंगी सूरत हाल है। तो लाजिमी बात है, जंगी सूरत हाल के अंदर एक ID जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ID जैमर्स लग जाएंगे तो वहाँ पर कौन कैंप लगा के बैठेगा वैक्सीन लगाने, जब आपका नेट ही नहीं चल रहा होगा तो एंट्री कैसे होगी? 25 मुश्किलात हैं। और एक चलते हुए जुलूस में अगर आप लोगों को रोक रहे होंगे कि रुकिए ज़रा आप वैक्सीन लगवा लें, अगर एक बंदे पे 4 से 5 मिनट भी लगेगा तो ये सारा काम मैं समझता हूँ किसी जुलूस के बीच में होने का नहीं है, ये आपको उससे पहले करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर आज पहली मुहर्रम में आज तमाम मेंबरों से इस चीज़ की पाबंदी कराई जाए कि भाई वैक्सीन लगवाएं। और बड़े बड़े देखें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हमने तो शहर में इतने बड़े बड़े सेंटर लगा दिए हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। अगर आपको एक्सपो में 6 घंटे वेट करना पड़ा था, आप कोरंगी स्टेडियम आ जाएं, 10 मिनट में फारिग करेंगे आपको। आप शाह फैसल पंजाब ग्राउंड आ जाइए, आप लियाकताबाद आ जाइए, JDC का जो डायलिसिस सेंटर है मेन डाखाने पे बना हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं। हम तो अभी और पूरे कराची में देखें, हम ये कैंपेन तो इसलिए चला रहे हैं कि एक्सपो के अंदर जो मार पिटाई, जो धक्कम पेली, हमने एक्सपो के अंदर चाय पानी खाने का भी इंतज़ाम कर दिया है, आम पब्लिक के लिए भी कर दिया है, ताकि जो अगर कोई शख्स 2-4 घंटे से खड़ा है और पैनिक सूरत हाल में आ रहा है उससे बाहर निकले। हम तो लोगों की आसानी के लिए जिस हद तक भी अभी हम अपनी मोबाइल भी तैयार कर रहे हैं जो मुख्तलिफ छोटी छोटी आबादियों में जाएगी। और आपने जो गुफ्तगू की, अब यहाँ तक कि सिर्फ ये नहीं कि जहाँ जहाँ आपने कैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ पे सिर्फ वैक्सीन नहीं बल्कि दीगर इंतजाम भी बड़े एहसन तरीके से चल रहे हैं। यहाँ से लेके जो एक्सपो सेंटर है जहाँ पे हुकूमती अमलदारी है वहाँ पे भी अब खाना पहुँचा रहे हैं ताकि लोग लड़ भिड़ के और ये सब ना करें। में जिस दिन फील्ड अस्पताल बना था ना, आज से 2 साल पहले, उस वक्त से आज तक मरीजों का खाना भी हम ही दे रहे हैं। अच्छा, इससे अब मैं सवाल कंटिन्यू करूं, जो जहां पे हुकूमती अमलदारी है वहां पे हमने देखा कि पहली चीज़ लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं गए, जो गए उनका बहुत शुक्रिया, नहीं गए उसके बाद जब उनको धमकी दी गई सिम बंद करने की, फिर वो पहुंचे, मारा मारी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, शीशे टूट गए, सारी चीज़ हो गई। लेकिन ज़फ़र अब्बास या फिर ये एक नाम है ना, एक आम शहरी है, यानी कि इस शहर का कोई भी आम शहरी उठे और वो चाहे अगर चीज़ें मैनेज करना तो वो इतने बड़े पैमाने पे भी कर सकता है, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? हुकूमत को संजीदगी से लेना पड़ेगा इस बात को। अगर कोरोना को भी संजीदगी से नहीं लेना पड़ेगा। देखें ना, अगर हम भूल गए हिंदुस्तान की वीडियोस, हम क्यों भूल गए कि उसमें एक बेटा बोल रहा है कि मैं सिलेंडर लेके जा रहा हूँ अपनी माँ के लिए, सिलेंडर 1 घंटे पहले लाया था, मेरी माँ अगर मर गई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं हुकूमत को नहीं छोड़ूंगा। हर दूसरी वीडियो आ रही है, मेरा बाप मर गया, वहाँ दिखा रहे हैं जी एक साथ 100 मैयतें जलाई जा रही हैं, वो जितने हाँ वो बह के वापस आ रही हैं शहरों में कि लकड़ी शॉर्ट हो गई है तो वो ज़रा सा जला के बहा देते हैं पूरी बॉडी। तो बात ये कि हमें उन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के इस बात को यकीन दिला रहा हूँ कि मेरे फ़ोन पर रात से अब तक 100 फ़ोन आ चुके हैं पर्सनल फ़ोन पे कि भाई हमने फ़लाँ से नंबर लिया, हमें ऐसे नंबर मिला, ये कंडीशन है, अस्पताल में जगह नहीं मिली। मैं बहुत परेशान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ ना कि मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ अस्पताल, वो कह रहे हैं फुल है, और मैं TV पे किसी वजीर का बयान सुनता हूँ कि नहीं बहुत जगह है अस्पताल में। तो भाई उस अस्पताल का भी नाम बताएं ना, लोग परेशान हो रहे हैं। ये 4.5 करोड़ की आबादी का शहर है, आपके पास गिनती के 3-4 अस्पताल हैं, एक फील्ड हॉस्पिटल है, एक्सपो सेंटर। अब मेरे ख्याल से जितनी आबादी है वो एक्सपो सेंटर पर मारा मारी के बाद पता चल गई होगी कि जो मरदमशुमारी में जो बताया है ना, मरदमशुमारी तो देखें आप हर मरदमशुमारी में 1.5 करोड़ लोग अगर कम करते चले जाएंगे तो तीसरी मरदमशुमारी के बाद अब जो आने वाली हैं 30 आदमी बचेंगे कराची में। ज़फ़र भाई, अब आगे फिर क्या किया जाए? देखिए अस्पताल भी भरे हुए हैं और ऑल्दो के हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन ये वायरस ऐसी चीज़ है कि जो अपने आप को अडेप्ट करता जा रहा है। लेकिन अभी दोबारा से बात हो रही है कि UK बंद होने जा रहा है सितंबर में, जर्मनी बंद होने जा रहा है, तो भाई इसका मतलब कुछ तो हकीकत है। हम तो बंदिश नहीं कर सकते ना, बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। मैं तो खुद इस चीज़ के मुखालिफ हूँ। जब आप किसी शख्स को ना उसकी यूटिलिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसके बच्चों की फीस में कर रहे हैं, और आपकी भी कोई बात नहीं सुन रहा, आप स्कूल वालों से बोल लो कि फीस मत लेना, बोल रहे हैं भाई कौन हो तुम, आप बोल रहे हैं हम आपको हुक्म दे रहे हैं, हम हुकूमत हैं, बोल रहे हैं अच्छा भाई आप हो गए, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। यूटिलिटी वाले बिल माफ़ नहीं कर रहे, मालिक मकान किराया नहीं छोड़ रहा, आप कह रहे हो काम छोड़ के घर में बैठ जाइए। अच्छा चलें, जो दिहाड़ीदार तबका था वो तो बैठ गया, जो मालिकान थे, शादी हॉलों के मालिकान, रेस्टोरेंट के मालिकान, फैक्ट्रियों के मालिकान, इंडस्ट्रीज़ के मालिकान तबाह हो गए, मकरूज़ हो गए। वो कह रहे हैं हम कहाँ से बैंकों के पैसे भरें भाई, 1.5 साल से हमारा काम ही नहीं हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो भाई अगर आप कोई भी ऐसा सिस्टम ला रहे हैं, फैसल ईदी साहब ने जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त कहा था कि आप इजाफी नोट छापिए, वो आप 20 साल पर डिवाइड कर देना, आप 25 साल पे डाल देना वो। लेकिन आप किसी भी शख्स को ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी जेब में 100 रुपए लेकिन तुम 2 महीने 4 महीने घर में बैठ जाओ, तुम कुछ भी नहीं करोगे, अब नहीं करोगे।
और दूसरी बात ये, आज तो यहाँ पर जो नौकरीदार तबका था वो दिहाड़ी पे आ गया है। वो बेचारा एक लड़का जो किसी कंपनी में IT इंजीनियर था, 60,000 रुपये पे उसकी नौकरी चली गई है। वो बाइक चलाता है दिन भर और उसके बाद दिन में 600 और 400 रुपये लेके घर आता है। वो सर पकड़ के बैठा होता है कि 400 रुपये में लाऊं क्या, 10 किलो आटे का थैला नहीं आता 400 रुपये में। 2 साल के अंदर जो कीमतें डबल ट्रिपल हुई हैं उसका असर एक आम आदमी पड़ तो रहा है। 120 रुपये का पेट्रोल डालने वाला आदमी पूरा शहर घूम के आता था, आज वही पेट्रोल आप 200 में डालने तो नहीं आ रहा। तो किसके ऊपर असर पड़ रहा है? वैसे इस पे मातम करें या क्या करें कि एक ज़राई मुल्क, और अगर उसमें लॉकडाउन लगे तो उसके पास लोगों को देने के लिए आटा नहीं है, गंदम नहीं है, चावल नहीं है, तो उस पर मातम ही कर सकते हैं ना ज़फ़र भाई। अच्छा, फिर ये अब मुझे बताएं कि जैसे कि आप सूरत हाल बता रहे हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, बेड्स भरे हुए हैं, ये अवाम, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि अस्पताल तक ना पहुँचे तो बेहतर है, उससे पहले SOPs का ख्याल कर लें खुदा सबसे पहले। उससे भी पहले हमें जो बार बार एक चीज़ें देखें, हमें कोरोना के ऊपर वफाक और सूबे को एक पेज पे आना पड़ेगा। ये कौन सा मजाक है? एक बीमारी है, सूबा ये रहा सामने, सूबा कुछ और बोलता है, वफाक कुछ और बोलता है। किसके साथ मजाक हो रही है? लोगों के साथ। आपको एक पेज पे आना पड़ेगा। एक मूजी बीमारी है, इससे पूरी दुनिया में लाखों अमवात हो चुकी हैं, मिलियंस ऑफ। अभी किस चीज़ का इंतजार हो रहा है पाकिस्तान में? आप एक पेज पे नहीं आ पा रहे, आप एक लाहे अमल ही नहीं तय कर पा रहे। करना क्या है, कैसे मुकाबला करना है, लोगों को कौन संभालेगा, और खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी अपनी शक्ल ख़राब करती है तो कौन लोग होंगे जो उसको संभालेंगे। मैं अभी 3 दिन पहले गया ईदी होम के बाहर, जो ऑक्सीजन वाला है, मैं उसके पास गया। मैंने बोला भाई ऑक्सीजन सिलेंडर है? उसने कहा पूरे 2 साल में ये वक्त नहीं आया था कि 100% ऑक्सीजन सिलेंडर चले जाते। इस वक्त 100% जा चुके हैं। पिछले 15 दिन से मेरे पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो ये मजाक हो रहा है? ये एक संजीदा सूरत हाल है। अब ठीक है, आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि नहीं जी कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वफाक बोले जी सब अच्छा है, सूबा बोले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप जो कुछ भी करेंगे आवाम का तो बताएं। आप तो रोटी भी नहीं दे रहे उसको कि सही है जी किराया नहीं देंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, हम रोटी दे देंगे तुम्हें। हमारे दस्तरखान जो रात को 8 बजे बंद होते थे, रात 12 बजे तक खुले में। कराची में 26 मकामात पे दस्तरखान है और मैंने ओपन वीडियोस डाल दी हैं। कोई अगर 50 और 100 रोटी भी मांगे ना, दे देना। कैसे मना करें लोगों को? आप नहीं कर सकते मना भाई, उनकी तो कुव्वतें खरीद खत्म हो गई, क्या भूख से मर जाएं? ऐसे लोग हैं जो मांग भी नहीं सकते, कोने में खड़े रहते हैं। मैं अब ये 50 दफ़ा बता चुका हूँ कि ऑल्टो, मेहरान, कल्टस गाड़ियाँ रुकती हैं। वो आके बोलते हैं हमारे मोहल्ले में 3 घर हैं, ज़रा 12 रोटी और 12 लोगों को सालन दे दें। हमें पता है वो अपने लिए ही लेकर जा रहे हैं। कहाँ से लेगा वो 600 रुपये का रात का खाना? वो अपनी गाड़ी की CNG के लिए परेशान है। ज़फ़र भाई, सूरत हाल हमने देखी है, हम इस पर जितनी इसके मनफी पहलू को उजागर करें उतना कम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते अब लोगों से, क्योंकि ये ऐसा महीना है, ऐसा अयाम है कि जो आपको कुर्बानी का भी दर्स देते हैं और सबसे अजीम कुर्बानी का दर्स देते हैं। लोगों को इस माह मुक़द्दस के तवस्सुत से कोई ऐसा पैगाम दे जाएं कि हुकूमत को तो छोड़ें, जो आम आदमी है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि ये एक बहुत अहम और गंभीर मसला है और इसके बचाव के लिए सबसे पहले अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, फिर आगे की बात। देखें, मैं समझता हूँ जितने इमाम बारगाह हैं, जितने ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ इज्तिमात हो रहे हैं, इन तमाम के पास अंजुमनें हैं, स्काउट्स हैं, इदारे हैं, वॉलंटियर्स हैं, मोहल्ला कमेटी हैं, जो दहशतगर्दी के बचाव के लिए घंटों खड़े होकर चेकिंग करते हैं। तो वो लोग सबीलें लगाते हैं, बहुत नज़र न्याज का एहतमाम करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है। तो कोशिश करें, अपने मुखैर हज़रात से अपील करेंगे, हमें कुछ पैसा मास्क के लिए दें, कुछ पैसा सैनिटाइजर्स के लिए दें, और ये लाजमी करार दें कि आप अंदर जा रहे हैं, ठीक है आप वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन दूसरों से आपको कुछ ना लग जाए, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आपके पास कोई ऐसे जरासीम ना दूसरों को लग जाए। हर शख्स को लाजमी मास्क पहनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वहाँ पर हर जगह आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, हर जगह स्प्रे होना चाहिए सैनिटाइजर्स का। वॉलंटियर्स मौजूद हैं आपके पास, और वॉलंटियर्स ये काम करेंगे तो सवाब मिलेगा। मैं समझता हूँ इस काम में दिल खोल के होना चाहिए, और जितने जुलूस निकल रहे हैं उन सब में भी इन चीज़ों का बराबर मैं समझता हूँ एहतमाम होना चाहिए, और लोग करेंगे, इस चीज़ का एहतमाम करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने एक बार फिर नया दिन के लिए वक्त दिया, और उम्मीद हम यही करते हैं, सबसे पहले तो दुआ करते हैं खुदाबंद के हुजूर कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसी तरह जारी व सारी रहे, और आप जो ये काम कर रहे हैं एक जंगी सूरत हाल में काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वबा हटे, ताकि हम और आप मिलके इस शहर की तरक्की के लिए फिर आगे काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, और सूरत हाल वो बता रहे थे वो इंतहाई गंभीर है। हम अगर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर गुफ्तगू की है कि अगर तो
हफ्ता पहले 26% था और हफ्ते बाद आपके लॉकडाउन से 17% तक आ गए, तो क्या 17% का रेशियो कराची में इज़ इट गुड इनफ कि हम उसके बाद अब दोबारा लॉकडाउन खोल दें, या फिर हम उसकी मज़ीद तदाबीर क्या करें? क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन खुला, और आज भी आप देखेंगे कि बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है जगह जगह, और उम्मीद ही कर सकते हैं हम कि ये वबा ख़त्म हो। इंतज़ार है हमारा इस चीज़ का कि कब आवाम इसको अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो लेंगे। उम्मीद और इंतज़ार की बात कर रहे हैं तो ये शायद कराची वालों का मुक़द्दर रहा है, इसीलिए आज एक बार फिर वो मौका आया है कि कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई बड़ा ऐलान हो जाए और वो ऐलान वफा भी हो जाए। शायद ऐसा यकीन दिलाया जाए कि आइंदा हर आने वाला दिन उनके मसाइल के हल का दिन होगा। इन सब बातों का मकसद यह है कि आज कराची वालों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि एक रोज़ा दौरे पर उस शहर क़ायद आ रहे हैं। दौरे के दौरान गवर्नर हाउस में महक असलम अहम मुलाकातें भी होंगी। लेकिन देखिए फैसल, सवाल यह है कि क्या इस दफ़ा वज़ीर आला सिंध उनका इस्तकबाल करेंगे या मुलाकात करेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि वज़ीर आला सिंध तो कहते कि मैं ला इल्म हूँ, हमें तो शेड्यूल बताया ही नहीं गया। खैर, अमनो अमान की जो सूरत हाल है उससे मुतालिक भी आपको आगाह करते करेंगे, और कराची वालों को जो इंतज़ार है कि वज़ीर आज़म की जानिब से शहर क़ायद के लिए, रोशनियों के शहर के लिए इस दफ़ा क्या होगा? क्या कोई फ़ैसला ऐसा होगा जो इस शहर की किस्मत बदल देगा? ये कहाँ सवाल है। इसी उम्मीद से मुताल्लिक बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली रहनुमा तहरीक इंसाफ है हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम आदिल शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले वही सवाल जो हर एक आम शहरी पूछना चाह रहा है, स्पेशली कराची वाला, कि खान साहब अगर कराची के एक रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं तो पहली तो बात है कि क्या एक रोज़ा दौरा काफ़ी है? क्योंकि कराची के जितने मसाइल हैं वो सुनने के लिए एक दिन ना काफ़ी लगता है। कोई अच्छी खबर, कोई बड़ी खबर कराची वालों के लिए हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो इंटरव्यू दिया गया दौरे के हवाले से उसमें भी कोई इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आज गवर्नर हाउस में नहीं आ रहे। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाउस में किसी किस्म का कोई इजलास नहीं हो रहा। आज केपीटी में कुछ प्रोजेक्ट है और कुछ मीटिंग्स है कराची पोर्ट ट्रस्ट पे, वहाँ आना है उन्होंने, और वो उधर ही, क्योंकि केपीटी पे आ रहे थे, उधर ही फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन, जैसा आपने फरमाया कि कराची को देखेंगे, कुछ मिला, क्या करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। तो पिछले साल 1100 अरब के प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट था, जिस पे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। 1100 अरब का प्रोजेक्ट जिधर पिछले साल अनाउंस किए गए थे कराची के लिए, जिसपे फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा शामिल था। मैं करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे 13 साल में पूरे सिंध के लिए सिर्फ 1600 अरब की डेवलपमेंट की है, तो मैं कुछ छोड़ता हूँ अभी। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या काम कितना कहाँ बढ़ चुका, और जैसा मेरे भाई ने कहा कि जिस ग्राउंड पे भी हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर सबसे पहला इनिशिएटिव था नालों की सफाई। तो 3 बड़े नाले, बड़े मेगा नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, उसके पर 70% काम हो चुका। वफाक ने किया, अरबों रुपए दे दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि मुतासिरीन को पेमेंट करनी है। A4 का प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था, जिसमें 13 साल से एक फूट पानी कराची को नहीं मिला था, वो मामला को ट्रांसफर हो चुका और उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। फ्रेट कॉरिडोर और KCR, उस पर काफी काम आगे बढ़ चुका है। जो सब काम रुके हुए थे, ग्रीन लाइन बसेज इंशाल्लाह इसी साल सितंबर में या आखिर में अक्टूबर के शुरू में, इसी 1.5 महीने के अंदर ग्रीन लाइन बसेज कराची पे ग्राउंड पे दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये 5 बड़े काम थे जो कि हमने करने थे, और छोटे काम इसके साथ। अच्छा, यानी हरीम भाई, आपने थोड़ी नाराज़गी का भी इजहार किया, कम इल्मी के लिए माजरत, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये 5 आपने बड़ी चीज़ें बताई और आपकी हम गुफ्तगू सुने, तो ये तो फिर कराची वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि सारे मसाइल हल होने जा रहे हैं, फिर ऐसे ही हम समझें? जी बिल्कुल। और इसके बाद ही बस करता चलूँ कि हमारे SDG गोल्स के तहत MNAs हमारे जो काम करा, तकरीबन 10 अरब के काम हल्कों के अंदर हुए हैं, वो पूरे आपके कराची के हल्कों में देख सकते हैं। जहाँ 20-30 साल से कुछ नहीं हुआ था, वहाँ सब कुछ हुआ। लेकिन मेरी आपने बात थोड़ी सी रोक दी, अगर मुझे इजाजत दीजिए थोड़ी सी बात करने की। इसके बाद 625 अरब के तो ये वो प्रोजेक्ट थे जो कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने करने थे। मैंने आपको गिना दिया उसकी प्रोग्रेस कहाँ है।
उसके अलावा 1100 अरब में तकरीबन 450 500 अरब के प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। उनकी स्पीड आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमने 5 सालों में काम स्टार्ट किया, उन्होंने कहा एक नाले पे काम स्टार्ट नहीं किया, कोई 500 के करीब नाले डीएमसी की नालियां थी छोटी और 41 नाले केएमसी के थे। उन्होंने कहा जी बैरिया टाउन के जुर्माने वाले पैसे मिलेंगे तो हम काम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा दीगर जो लोकल काम थे, छोटी रोडें, छोटे रास्ते, गटर लाइनें, पानी, ये मामला जो दीगर लोकल सतह के थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने थे, ताकि मिल के मेगा काम किसान की बात K4 से आता है, लेकिन नेटवर्किंग इन्होंने करनी है, बड़े नाले हमने कर दिए, छोटे नाले इन्होंने करने हैं। हलीम साहब, आपका बहुत ज्यादा फोकस है नालों पे, नाले नाले नाले, बिल्कुल कराची के ये 3 नाले जब बिखरते हैं ना तो बड़ा नहीं, एक सेकंड प्लीज जरा आप अगर मेरी अर्ज सुन ले, तो ये बड़ा तबाही वाला समा बन जाता है कराची में। लेकिन इन नालों की सफाई के लिए अली जैदी साहब की हमें वो याद है फंड रेजिंग मुहिम, तो कराची वालों ने अपने नाले साफ करने के लिए अपने ही पैसे दिए। तो मैं सिर्फ पूछना ये चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वो जो नालों की बात करें वो काम जरा अगर आप बता दें। अली जैदी साहब ने स्टार्ट किया था, क्योंकि अली जैदी भी कराची का एक बेटा है, हम आप सब जो है कराची में रहते हैं, उसमें 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे सिर्फ, और उसमें जितना काम हो सकता था उस वक्त सबको पता होगा 10 करोड़। हमने जो काम किया नालों को बता दूं आपको, 35 अरब रुपए LDMA की जानिब से को जारी किए गए, जिसके तहत काम स्टार्ट हुआ। गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। फिर जो वहाँ मुतासरीन को जो पैसे देने थे किराए के, वो भी उसने तकरीबन कोई 24 मिलियन तकरीबन 240 मिलियन रुपए वो दे दिए गए उसको किराए के देने के लिए। जो एम्यूनिटीज खराब हो रही थी उसके लिए पैसे दे दिए गए। ये बड़े नाले उसने कर दिए। उसके अलावा मैंने सिर्फ नाला नहीं किया। K4 चूंकि वहाँ आप गई नहीं है, K4 जो वापडा को दिया जा सका, K4 पे काम स्टार्ट हो चुका अलाइनमेंट का। उसके अलावा बस आ रही है सितंबर में ग्रीन लाइन, उसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर और KCR, ये सब ट्रांसपोर्ट के मसले जो मेगा मसले हैं वो भी हमारे हैं। तो मेगा मसले हमने आपको 5 गिना दिए। ये उसके अलावा गलियों में रोड, छोटी मोटी पिचिंग, उसके अलावा गटर, पानी, ये SDG गोल्स के तहत हमारी MLA की तरफ से हो रहा है। तकरीबन 10 अरब रुपए कराची में इसके लग चुके हैं और बच्चे अभी लगने हैं। ये मैंने तमाम चीजें गिनवाई है। मैं चाहता हूँ चलिए अपनी टीम को भिजवाइए, जाके हमारे MLA के, हमारे MPs के थ्रू जाके ग्राउंड पे देखे। एक मिथ सी बन गई कराची में कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, कराची में बहुत कुछ नजर आ रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो एक जॉइंट एफर्ट से बहुत कुछ नजर आना चाहिए था, क्योंकि उसमें सिर्फ गवर्नमेंट पार्टनर है और उसके कप्तान जो है उसके PCIC के वजीर आला साहब है। वजीर आला साहब ने अपने और अभी कौन रुकावट डालने के लिए मुस्तफा हाफसा को लगा दिया गया, जो कि उस कंसेंट। अच्छा हलीम भाई, जैसे कि आप, अब मैं इसको चैलेंज तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपसे मोहब्बत का रिश्ता है, तो फिर एक काम करते हैं, आप वक्त निकालें और हमारे साथ चलें, आप भी हमें दिखाएं और हम भी फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि आप नॉर्थ नाज़माबाद चले जाएं, नॉर्थ नाज़माबाद से निकलें, पीछे न्यू कराची चले जाएं, वहाँ से पीछे की तरफ जाएं, सुराब रोड से तो गुलिस्तान जौहर जाएं और गुलिस्तान जौहर से फिर वापस दूसरी तरफ आएँ। तो ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पे पॉट होल्स नहीं हैं, मतलब कि पॉट होल्स में सड़कें हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने गुफ्तगू फरमाई कि बसें आ रही हैं, बिल्कुल ये वो जो हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो कराची वाले भी कह रहे हैं मेरी बसें आएंगी, वो आएंगी। वो आपके वादे पे भी जो है वो बैठे हुए हैं और सिंध हुकूमत के तो वादे पे कब से बैठे हुए हैं, उन्होंने 11 साल में जो है 11 बसें भी नहीं दी। तो इस पे फिर चलते हैं ना, फिर साथ फिर किसी दिन आप निकाले वक्त, हम चलते हैं इकट्ठे, क्या कहते हैं? चलिए डन हो गया। मैं आपसे ऑन एयर कह रहा हूँ, चलते हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहाँ से कहाँ चलना है, तो मैंने बताया कि वो 450 अरब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो एरिया जो लोकल सतह पर उन्होंने करना है। मेगा का हाउस हम तो कहते हैं इन्हें करना चाहिए। बिल्कुल चलते हैं, हम अपना किया हुआ काम भी दिखाते हैं आपको। हम जो कह रहे हैं आएंगी, जैसे फायर ब्रिगेड हमारी आ चुकी है, बसें भी इंशाल्लाह, मैं 5 साल मनसूबा नहीं बताया, सितंबर में आ रही है इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। हाँ। चलते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हिस्से का काम हमने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट के हिस्से का काम क्या नहीं किया। ये छोटी रोडें, ये न्यू कराची, नाज़ाबाद, मनीर, कोरंगी, औरंगी, लाली, इसके दरमियान का काम ये 450 अरब वाला सिर्फ गवर्नमेंट ने करना है। डिवाइडेड है,
आप निकाल लीजिए PCIC में डिवीजन कैसे हुआ था। तो फिर भी मैं कहता हूँ साथ चलते हैं तो हमें भी, हमारी भी रहनुमाई हो जाएगी, हम भी कुछ आपको गुज़ार कर देंगे, हम भी कुछ अपना काम दिखा देंगे। इंशाल्लाह बेहतर ये है कि साथ चले इंशाल्लाह। और हलीम साहब ये होना चाहिए, और अल्लाह करे ये सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में जो बसें आनी है कराची में, अल्लाह करे आ जाए और ये चलती रहे। इंशाल्लाह दिसंबर नहीं जा रहा, सितंबर अक्टूबर तो सितंबर अक्टूबर बस ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर में अगर ये नहीं आएंगी तो इंशाल्लाह आप फिर हमारे से दोबारा से हमारे स्टूडियो में बल्कि मौजूद होंगे। अब जरा वो सवाल का जवाब दे दें कि वजीर आजम आज कराची आ रहे हैं, कराची वालों के लिए क्या कोई बड़ा पैकेज होगा, और क्या इस दफा वजीर आला सिंध से मुलाकात होगी उनकी? देखिए, मैंने आपको रिपीट कर दूं, कराची पैकेज, बड़ा पैकेज मौजूद है उसकी। जी ठीक है, हलीम आदिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद। वज़ीर आज़म के शेड्यूल से मुतालिक भी वो बता रहे थे, और कराची के जो बड़े ऐसे अहम मसाइल हैं जो होने चाहिए हल, उनकी नज़र में हल हो चुके हैं। ये रोलर कोस्टर मसाइल हैं कराची के। तो आपको हम एक रोलर कोस्टर आइसक्रीम जो है वो अगर आपने नहीं खाई है तो आप अब ये देखिए, दिलचस्प बात है, इस आइसक्रीम की तैयारी में नहीं, इसे फरोख्त करने वालों में है। क्या वो देख लेते हैं। चलें दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल, आपने आइसक्रीम्स तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज जिस आइसक्रीम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम जो है मुतारफ़ की गई है। ये रोलर कोस्टर आइसक्रीम है जो कि गुजरांवाला की होनहार ख़वातीन हैं वो तैयार कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आइसक्रीम मेकर हुमैरा साहिबा, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे ये कौन दूसरी आइसक्रीम है और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें ये फ़र्क है कि इसमें फ्रेश चीज़ लगती है, दूध, फल, जो भी कस्टमर चाहता है ना कि मैंने ये फ्लेवर खाना है, वो उसी फ्लेवर की उनके सामने बना के देती है। हाँ जी। अगर अच्छा, कितना इस आइसक्रीम पे टाइम लगता है और क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं इसमें? इसमें दूध इस्तेमाल होता है और क्रीम और फल जो मौसम बहार की जो इस्तेमाल होता है। मैंगो अभी बनाना फ्लेवर हो रहा है और मैंगो, ये दोनों फ्लेवर चल रहे हैं। अच्छा, ज़रा आप बताएं, आमतौर पे ऐसे देखा नहीं जाता कि ख़वातीन आइसक्रीम्स तैयार कर रही हैं, आप इतनी बड़ी शॉप चला रही हैं, क्या कहेंगी? कोई भी मुश्किल काम नहीं है, चला सकती हैं। अगर इरादा हो ना तो काम कोई भी मुश्किल नहीं है, हर काम इंसान कर सकता है, औरत भी कर सकती है, ख़वातीन भी कर सकती है। ये नहीं है कि नहीं कर सकती, कर सकते हैं। अच्छा, कितना वक्त लगा आपको सीखने में? मुझे तो सीखने में कोई इतना वक्त नहीं लगा। वैसे जो लड़कियाँ पहले ट्रेन की है ना हमने, उनको 10 दिन लगे हैं ट्रेन होने में, तो मुझे तो कोई 1 दिन में ट्रेन हो गई थी। और जब आप यहाँ पे लोग आते हैं तो कैसा रद्द-ए-अमल मिलता है? एक तो आप काम ऐसा कर रही हैं, पब्लिक में खड़े होकर आइसक्रीम तैयार करके लोगों को दे रही हैं, लोग आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, आपका काम भी पसंद करते हैं? जी पसंद करते हैं, क्योंकि जब खा के जाते हैं ना, पहले खुद आते हैं फिर अपनी फैमिली को लेकर आते हैं, तो कहते हैं कि ये सबसे अच्छी आइसक्रीम है, दोबारा हम फिर आएंगे। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उनके सामने ही आइसक्रीम तैयार की जाती है। यहाँ पे केले मौजूद हैं, मैंगो मौजूद है, उसको यहाँ पे रोस्टर पे जो है वो तैयार किया जाता है और लोगों को टॉपिंग के बाद दिया जाता है। हम जो आइस पार्लर के मालिक हैं उनसे अब बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसे ये ख्याल आया। अच्छा जी, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया आपके पास इस आइसक्रीम का, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह से रोलर कोस्टर आइसक्रीम जो है वो लोगों को खिलाई जा रही है, सामने तैयार की जाती है? ये हमारे पास बड़े भाई हैं, उनको ये पाकिस्तान में उन्होंने पहली दफ़ा ये मुतारफ़ करवाया। अच्छा, आपने ख़ास तौर पे ख़वातीन को यहाँ पे जो है हायर किया है, ख़वातीन ही आइसक्रीम तैयार कर रही हैं, वो ही डिलीवर कर रही हैं, वो ही कस्टमर्स को डील कर रही हैं, इसके पीछे क्या आपका कॉन्सेप्ट था? ये ख़वातीन हमने इसलिए रखा है, जो किचन का घर का काम है, हमारी माएँ बहनें जो अच्छा करती हैं, तो इसलिए हमने ये ख़वातीन इंस्पेक्ट की हैं कि जो बाहर का किचन का काम होगा वो बहुत अच्छा होगा, सफाई होगी, नफासत होगी, क्योंकि कस्टमर को भी डीलिंग अच्छी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आपने सुना कि ये फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मशीन मुतारफ़ करवाई गई है जहाँ पे आइसक्रीम तैयार की जा रही है और कस्टमर्स को उनके पसंदीदा जो फल हैं उसकी आइसक्रीम उनकी नज़रों के सामने तैयार करके दी जाती है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, और इनका ये कहना है कि ख़वातीन को इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये काम सौंपा है क्योंकि वो ज़्यादा सफाई के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम सर अंजाम दे सकती हैं। जी ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया। आपको आइसक्रीम पसंद है? बहुत ज़्यादा। ब्रेक में खाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। और जो मुफ्त में खिलाए वो सबसे ज़्यादा। तो ब्रेक लेते हैं हमारे साथ।
जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले महक असलम ने आपको बताया था कि बेटियां बेटों से कम कहीं नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये कम वाली बात तो है ही नहीं, बराबरी है, बराबरी, बिल्कुल बराबरी। ऐसे में मुल्तान की 19 साला मारिया इस चीज़ को सच साबित कर रही हैं। इन्होंने वालिद की बीमारी के बाद घर की किफ़ालत का बीड़ा अपने सर ले लिया, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे घर को चलाना और घर की हर एक चीज़ मैनेज करना। मारिया वालिद के साथ मिलकर लोगों के घरों में रंगो रोगन करती हैं, जिससे घर का गुजर बसर होता है। पहले आपको राशिद हमीद की रिपोर्ट हम दिखाते हैं, फिर ये बाहिम्मत लड़की हमारे साथ मौजूद होंगी, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। मुल्तान की 19 साला मारिया इसकी जीती जागती मिसाल है। वालिद दिल के आर्जा में मुब्तला हुए तो बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। वालिद के साथ मिलकर घरों को पेंट करने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। मैं भी आम लड़कियों की तरह लड़की हूँ, मगर घर की मजबूरियाँ, हालात इंसान से बहुत कुछ करवा देते हैं। मेरे अम्मी अबू दोनों बीमार रहते हैं, तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे अपने घर की कफालत के लिए खुद मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। 3 छोटी बहनों और बीमार वालदा की कफालत के लिए बाहिम्मत लड़की को मजबूरन हाथ में रंग का डब्बा और ब्रश पकड़ना पड़ा। हमारी जिंदगी का ये आसरा भी है। 7 से 800 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाली बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत सबके लिए मिसाल बनी हुई है। कौम की इस बाहिम्मत बेटी ने वजीर आज़म पाकिस्तान से अपने घर और वालदा के इलाज की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब ये बाहिम्मत लड़की मारिया और इनके वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, खालिद साहब। मारिया और आपके वालिद जो हैं, हम दोनों को गुड मॉर्निंग, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मारिया, सबसे पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगी, चूँकि हम जब भी बेटियों की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है, बेटियां क्या कर लेंगी, पैदा हो गई हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, अपने अपने घरों को चली जाएंगी। और पंजाब में तो बड़ी बात है कि हमेशा बेटियों कहते हैं कि पराया धन है, लेकिन आपने इस चीज़ को जिस तरह से गलत साबित किया है, आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। प्लीज़ ज़रा मुझे अपने बारे में बताएं, आपकी एज क्या है, कब से वालिद साहब के साथ ये काम कर रही हैं, कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये काम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खालिद है। एज मेरी 19 साल है। मैं पिछले 9 साल से पेंट का काम कर रही हूँ पापा के साथ, और माशाल्लाह मेरी 3 बहनें हैं मुझसे छोटी। अच्छा मारिया, ये बताएं कि ये जो घर में पेंट करना है, ये अब तक तो खालिसतन जो है ना मर्द ही जाके करते हैं, लड़के जाके करते हैं। हम जब आपके ये मनाजिर भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाके सिर्फ आपने ब्रश कर लिया, प्रॉपर यानी पहले रेगमाल से पुराने रंग को उखाड़ना, उसके बाद कोट दर कोट लगाना। तो जब आप जाती हैं किसी भी घर में ये काम करने के लिए, तो कैसा रिएक्शन मिलता है आपको? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। लोग बहुत खुश होते हैं कि मैं इतने अच्छे से काम करती हूँ, बल्कि मेरे हाथ के काम को बहुत पसंद करते हैं। बहुत सफाई से मैं काम करती हूँ, और मैंने पिछले 9 साल से जब से ये काम मैंने शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत कुछ मुझे इसमें सीखने को मिला है। बहुत कुछ मैंने सीखा है, डिज़ाइनिंग का काम, सादा काम, ये डोर की पॉलिशिंग, छतों की डिज़ाइनिंग, हर तरह का काम माशाल्लाह मैंने सीखा हुआ है। अच्छा मारिया, आप बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। आप 9 साल से ये काम कर रही हैं और आपकी एज 19 ईयर्स है। आप मुझे ये बताएं कि मारिया खुद क्या बनना चाहती है, वो क्या चाहती थी कि वो ज़िंदगी में क्या बने? क्योंकि अमूमन लड़कियां कहती है तो डॉक्टर बनना है हमने, या इंजीनियर बनना है। मारिया क्या चाहती थी जब 8 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 9 साल की थी, तो उसके जहन में क्या था, पढ़ लिख कर क्या बनेगी? मेरे जहन में ये था कि मैं भी आप लोगों की तरह एक न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते थे न्यूज़ चैनल्स, जो न्यूज़ एंकर बातें करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरी दिली ख्वाहिश भी यही थी कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनूं, मगर किस्मत ने साथ ही दिया। उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर 10 साल की एज थी और कोई हुनर हाथ में नहीं था, पढ़ाई भी अधूरी थी, तो कोई काम और नहीं कर सकती थी। इस वजह से फिर इस काम में आ गई। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है मारिया, हम आपके वालिद से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ही है तो फिर एक काम करते हैं, अभी बैठे बैठे आपको न्यूज़ एंकर बनाते हैं, अभी बैठे बैठे। और आप जैसे हम कहते हैं ना, मैं हूँ फैसल करीम, मैं हूँ महक असलम,
तो आप मौजूद हैं, आपने इस तरह बोलना है अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं मारिया खालिद। आपने बस ये 3 जुमले बोलने और आपका वक्त शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया खालिद और आप देख रहे हैं नया दिन। जबरदस्त, ये हो गया, न्यूज़ एंकर बन गए आप। ये आपकी जो ख्वाहिश थी, देखें अल्लाह पाक आपको इसी तरह से कामयाबियां दे और आपकी हर ख्वाहिश आपकी पूरी करे। आपके वालिद साहब से हम बात करना चाहते हैं। खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक बेटी जब बाप का सहारा बनती है तो बाप ये कहते हैं कि अगर ऐसी बेटियां हो तो फ़ख्र से सर उठा के मैं चल सकता हूँ। आपकी बेटी आपके कंधे से कंधा मिलाकर घर की हर जिम्मेदारी पूरी करती है, घर की किफ़ालत का अपने नन्हे कंधों पर उसने जिम्मेदारी, ये बोझ उठाया हुआ है। आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि जो हमारा मुआशरा है वहाँ पर बेटी की पैदाइश और बेटी की तालीम, लेकिन जब बेटी इतना अच्छा और मजबूत बाजू बन के साथ खड़ी होती है तो यकीनन बाप को फ़ख्र महसूस होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी मेरे ख्याल से बेटियां, आपने कहा कि भी बेटियां बेटों के बराबर होती हैं और मुझे आज ऐसा लगता है कि बेटियां बराबर नहीं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि मेरी बेटी ने, शायद अगर मेरा बेटा होता वो भी मेरा नाम रोशन नहीं कर सकता था, मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने सारी ज़िंदगी जो हम खुद मेहनत करके अपना नाम रोशन नहीं कर सकते थे, वो माशाल्लाह मेरी बेटी ने मेरा नाम भी रोशन किया। और हमारे घर के जो इसकी ज़हानत है कि भी घर को अपना घर समझना है, तो ऐसा कम बच्चों में देखने को मिलता है कि अपने घर की तरफ ये ऐसी सोच रखें। ज़्यादातर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं बच्चे के, माँ बाप को बल्कि तंग करते हैं कि हमें कुछ ले के दें। हमारी बच्ची ने हमारा इतना साथ दिया कि भी मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बच्ची को देख के और बच्चों को भी ये सबक मिले कि हमने अपने माँ बाप को किस तरह उनके साथ रहना है। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि मारिया मेरी बहन ने ख़ुद भी इस चीज़ का इजहार किया कि वो क्या करना चाहती है, तो आप हुकूमत से कोई गुजारिश करना चाहेंगे? क्योंकि हम तो यहाँ से बैठ के इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश कम से कम पंजाब हुकूमत से ज़रूर करना चाहेंगे कि इनकी पढ़ाई लिखाई का भी बंदोबस्त किया जाए और इनके जो फिर ख्वाब है ना वो फिर मैं पर्सनल उसको लेता हूँ और आगे चल के मारी जब पढ़ाई मुकम्मल करती हैं तो फिर इनकी ट्रेनिंग और उसके फिर बाकायदा आगाज़ उस काम करेंगे। लेकिन आप इस वक्त खालिद साहब वज़ीर आला पंजाब से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं किसी से कोई दरख्वास्त नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ अपने बच्चों को ये तरबियत देता हूँ कि अपनी मेहनत से कुछ बने, किसी का मोहताज ना बने, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे कुछ भी। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही तरबियत दी है कि थोड़ा मिले ज़्यादा मिले जो भी हो अपनी मेहनत से करना है और जो अल्लाह ताला बरकत डालता है मेहनत में, हम उसको बहुत अज़मत समझते हैं। बेशक। और ये जो आपकी तरबियत है ना, ये आपकी बेटी ने जिस तरह से कह रही कि वो 19 ईयर्स की और 9 साल हो गए उन्हें ये काम करते हुए, ये वो शुरू से जो माँ बाप बच्चों को ब्रॉटअप देते हैं ना, वो फिर नज़र भी आता है, जिस तरह से मारिया में हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा मारिया, आप मुझे ये बताएं घर में कौन कौन मौजूद है? आप हैं, आपकी बहनें हैं, और कौन हैं? जी मैं हूँ, मेरी अम्मी हैं, अबू हैं और 3 छोटी बहनें हैं। अच्छा, तो जो आप अब्बू के साथ ही काम करती हैं, रंगो रोगन का काम करती हैं, दूसरों के घरों में रंग भरती हैं आप, तो ये इससे जो आमदन होती है घर का गुजर बसर आसानी से हो जाता है? जी अगर हमारा काम चलता रहे तो बहुत अच्छा गुजर बसर होता है माशाल्लाह। इस काम में अच्छी आमदन हो जाती है, काम लगा रहे तो। अच्छा, 700-800 रुपया दिहाड़ी बन जाती है। अच्छा मारिया, मुझे बच्चे ये बताओ कि आप कितनी आपकी एजुकेशन है, कितनी क्लासेस पढ़ी हुई हैं आपने? मैंने 8 तक पढ़ा है। ओके, इसका मतलब ये कि आप उर्दू अखबार अच्छे से पढ़ सकते हो? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़। तो फिर आपने मुझसे वादा करना है ये कि आपने जो आपका मुताला है ना और अखबार बीनी है उसको आपने कंटिन्यू करना है। हम अभी तो आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अखबार का मुताला रोज़ करें, अपनी उर्दू की रवानी बेहतर करें, 15 मिनट 20 मिनट जितना आपको जो भी आप टाइम पढ़ मिलता है, सकें, सुबह उठ के रात को सोने से पहले वो आप करें, कोई सा भी पढ़ें
और वो करने के बाद अपनी ज़बान में रवानी लाएं और फिर हम लाजमी आपको दोबारा मधु करेंगे और चांस देंगे कि आप यहाँ पे ना छोटा सा ऑडिशन दें। हाँ। और हम अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि आपकी हिम्मत दूसरों के लिए इसी तरह मशले राह बनती रहे। बहुत शुक्रिया आपका, और आप मुझसे वादा करके जा रही हैं कि अब से आपने जो है ना इस तरह मुताला करना है, ठीक है? जी बिल्कुल ज़रूर। चलें जी, वादा हो गया, ठीक है। बेहद शुक्रिया मारिया और आपके वालिद साहब खालिद साहब मौजूद थे, आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के मिशन पर निकले खान साहब यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मियावकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। 100 केनाल रकबे पर 1,60,000 पौधे लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर बन गया है। 2013 से 2018 तक KPK में 1 अरब दरख्त लगाए। वज़ीर आज़म ने सगिया पुल में 100 केनाल अराजी पर 1.5 लाख पौधे लगाने के मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार किया है। जब से खान साहब की हुकूमत आई है, हम हमेशा देखते हैं कि सरसब्ज पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से बड़ी कैंपेन्स भी चलाई हैं हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, और हर किसी को यही बताया है कि हर एक शहरी अगर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक दरख्त या एक पौधा लगाता है ना, तो आने वाले वक्त में उसकी नस्ल के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो जनाब, प्लांट फॉर पाकिस्तान ये बड़ा मंसूबा और बिलियन ट्री सुनामी की हम बात कर रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि महकमा जंगलात पंजाब यकम से 11 अगस्त के दौरान 21 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम करेगी। अब इन 10 दिनों में 21 लाख पौधों की शजरकारी करके महकमा जंगलात देगा सरप्राइज, जबकि रवां दिसंबर तक 60 लाख पौधे लगाने का ये टारगेट भी बनाया गया। अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं और मकासद हम सबको ही पता है, लेकिन फिर भी क्या ही अच्छा हो कि सब्तैन खान जो कि वज़ीर जंगलात पंजाब हैं वो बहुत इस पे गुफ्तगू करें। सब्तैन, बहुत शुक्रिया आपका हमसे गुफ्तगू करने के लिए, नया दिन को वक्त देने के लिए। ये बताएं कि एक दिन रह गया है, अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन इस वक्त तक हमारे 16 लाख प्लांटेशन हो चुकी है, जो हमने 11th ऑफ अगस्त तक नहीं, बल्कि हमने ये टारगेट थोड़ा सा एक्सटेंड किया था 14th ऑफ अगस्त तक। 14th ऑफ अगस्त तक हमने 21 लाख प्लांट लगाने हैं, और जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, जिसमें हमारे जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटीज और हमारे और इदारे जो हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान वो भी है। हमने ये जो ड्राइव स्टार्ट की है, ये हमने मिलजुल के सब ने स्टार्ट की है, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, लेकिन इसके साथ पूरा पंजाब, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो हमारे ये पार्क्स एंड PHA वगैरह, हम सब मिल के लगा रहे हैं। और 14th अगस्त को इंशाल्लाह हमने 21 लाख प्लांट कंप्लीट करने हैं। बड़ी अच्छी बात है और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन सर, एक और चीज़ है, महकमा जंगलात जो इस वक्त काम कर रहा है और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम कर रहा है, उस काम को जारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें याद है खान साहब एक जगह पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करके गए और पीछे से लोगों ने वो पौधे ही आके उखाड़ दिए, वो जड़ से ही उखड़ गए। तो जंगलात के इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना कि कोई शहरी नुकसान ना पहुँचाए, महकमा जंगलात की ज़रा जिम्मेदारियाँ बता दें कि क्या कर रहा है। देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक बड़ा वाइब्रेंट मीडिया का दौर है। तो इस तरह जो आप थ्योरेटिकल करें और प्रैक्टिकल ना करें, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। अब तो ये देखें, हमने तो GIS लैब हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, जियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हमने उसको दोबारा एक्टिवेट किया। और खान साहब को ये बातें करने की जरूरत पेश क्यों आई? क्योंकि पिछले अदवार में, पिछले 10 साल में, 20 साल में, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जिनकी गवर्नमेंट रही, उन्होंने पूरी तरह इस डिपार्टमेंट को निगलेक्ट किया। डिपार्टमेंट को निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि प्लांटेशंस को निगलेक्ट किया। ग्रीन पंजाब का जो ख्वाब है, उसको आपने, जहां ग्रे स्ट्रक्चर्स बनाए, जहां ग्रे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके साथ ग्रीनरी को भी आप फॉरगो नहीं कर सकते। इसलिए हमारे चेयरमैन का जो ये विजन है, या हमारे चीफ मिनिस्टर का जो ये विजन है ग्रीन पंजाब वाला, अगर थोड़ा थोड़ा काम वो साथ चलाई रखते तो आई थिंक ये नौबत ना आती, बट उन्होंने चूंकि निगलेक्ट किया, ये हमारे पे बर्डन आ गया। और इस दफा तो हमने टारगेट भी रखा हुआ है
इंशाल्लाह 6 करोड़ हमने प्लांटेशन कंप्लीट करनी है। प्लांट ऑफ पाकिस्तान मैं अलहदा बात कर रहा हूँ, वो 21 लाख अलहदा है, कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमने 6 करोड़ प्लांटेशन कंप्लीट करनी है और फिर 1 जनवरी से 30 जून तक 6 करोड़, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 12 करोड़ प्लांटेशन भी कंप्लीट करनी है। और उस प्लांटेशन को हमने एंड्रॉइड के साथ हमने आपको उसकी एक्सेस भी देनी है। अच्छा, कि अगर ये प्लांटेशन हम लगा रहे हैं और कोई चेक करना चाहता है तो वो अपने टेलीफोन के जरिए उसको चेक भी कर सकता है। हमारी जो GIS लैब है, हमारा जो सिस्टम है, उसको अपग्रेड कर दिया है, करने लगे नहीं है, कर दिया है। और ताकि आप लोगों की इजी एक्सेस हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी छांगा मांगा में हमने एक कंपार्टमेंट में 50,000 पौधा लगा दिया है, तो आप अपने इधर से लाहौर से बैठ के उसको चेक करें कि क्या वो, और उसकी जियो टैगिंग भी हम कर रहे हैं कि क्या वो 50 लाख पौधा लगे या नहीं लगा। तो हम बड़ी क्लैरिटी और साफ शफाफ प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा सप्तान भाई, जब हम बात करते हैं प्लांटेशन की तो आम आदमी के जहन में है कि जी कोई भी हम पौधा लगा दें और वो फिर उसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन कराची में हमने देखा था कि ऐसे अखबार में ऐसे पौधे लगाए गए कि जिनसे कराची शहर को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। तो ये जो शजरकारी मुहिम इस वक्त हो रही है वज़ीर आज़म के विजन के तहत, उसमें कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं, कौन से मवाफ़िक़ हैं वहाँ की आबो हवा के लिए जो फ़ायदा देंगे? जी, इसमें ये आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। जैसे यूकलिप्टस के बारे में हमारी एक मिथ्स थी कि यूकलिप्टस जो है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट मुहैया नहीं करता, लेकिन अब हमने यूकलिप्टस को थोड़ा सा नीचे ले आए हैं और सिर्फ उन एरियाज तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जहां वाटर लॉगिंग वाले एरियाज हैं, जहां और प्लांटेशन नहीं हो सकती, वहां हमने उसको कन्फाइन कर दिया है। नंबर 2 ये है कि इस वक्त हम ज्यादा तवज्जो ये कर रहे हैं कि जो इलाके की मुनासबत के साथ, जैसे अब आपकी नेचुरल फॉरेस्ट्री है मरी वाली साइड और ये कोटली सतिया कहूटा ये वाली, इधर हम और स्पीशीज लगा रहे हैं। जहां आपके रेनी एरियाज हैं जैसे सियालकोट, नारोवाल, इसमें हम वो एनवायरनमेंट लगा रहे हैं। जैसे हमारा साउथ है, बखर से ऑनवर्ड्स, डेरा गाजी खान, लिया, जहाँ बारिशें, मुल्तान, जहाँ बारिशें कम होती हैं, तो हम उन इलाकों को डिटर्मिन करके कहीं हम किकर ज्यादा लगा रहे हैं, कहीं जंड ज्यादा लगा रहे हैं, कहीं फराज ज्यादा लगा रहे हैं। हम इस तरह के ये तूत एक पौधा होता था जो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है, वो हम ज्यादा लगा रहे हैं। जो मतलब प्लांट खत्म होने जा रहे थे, जिनकी स्पीशीज को जो डेंजर जोन में आ गई थी, अब हम उन पे जो हमारे देसी जबान में एक टाली होती थी पुराने दौरों में, फिर वो फंगस की वजह से वो खत्म हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा यूकलिप्टस को डिस्करेज कर रहे हैं और ये अपना जामन आपका हो गया, और हम थोड़े थोड़े फ्रूट प्लांट भी दे रहे गो के, वो हमारे डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में नहीं आता, वो एग्रीकल्चर जैसे आपका ऑलिव्स है, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में आता है। बट इस वक्त हम कुछ नहीं सोच रहे, हमने पंजाब को ग्रीन करना है इंशाल्लाह, और इस ग्रीनरी का फायदा ये होगा कि ये बादलों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे बारिशें ज्यादा होंगी, जब बारिशें ज्यादा होंगी तो आपका सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सप्तान साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पंजाब और ये जो हम सरसब्ज पाकिस्तान की बात करते हैं, ये पाकिस्तानियों उसकी ही हम बात करते हैं। आज लगाया गया एक पौधा कल आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा बन गया। वेलकम बैक। अब शो में बात करेंगे किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी इलाके या किसी भी गली में रहने वाले हर उस शख्स की जो गैर महफूज हो तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जब कभी ऐसा हो कि आप घर से बाहर निकलें और आपको खौफ हो कि कहीं कोई स्ट्रीट क्रिमिनल आकर लूट ना ले, घर से निकलना मुहाल हो जाता है। कराची वाले तो इसके मतलब आदी है ना, आदी है, यूज्ड टू है, मजबूरन इसको मजबूरन आदी कहें। लेकिन अब लाहौर में
जो रहने वाले हैं मजबूरन आदी बनाया जा रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। लाहौर में डकैती और लूटमार की वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। गुज़श्ता 15 रोज़ की अगर हम बात करें तो 15 रोज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, मज़ाहमत, लूटमार की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। और आप यकीन करें ये वो 15 इलाके और ये वो जगहें थी जो कि बड़ी सेफ समझी जाती हैं। कैमराज और जी सेफ सिटी अथॉरिटी का जो निज़ाम है वो वहाँ पे कहते हैं बड़ा मजबूत है। चंद रोज़ पहले निश्तर कॉलोनी में खातून से 3 लाख रुपए छीन लिए गए, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि इन जुराइम में मुलविस अब तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा जा सका। मंजर देख भी सकते हैं, हम मनाजिर दिखाते हैं, फुटेज दिखाते हैं और शायद ये हम जब भी हम फुटेज दिखाते हैं ना तो हम ये सवाल करते हैं अपने रिपोर्टर से जी कि मनाजिर हम दिखा रहे हैं, पुलिस ने अब तक क्या किया, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया। शहर में जुराइम की बढ़ती वारदातों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस सुहेल सुखेरा साहब ने। सुहेल साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर जहाँ पे हम कहते हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है, कैमरास का निज़ाम है और वो कैमरास बड़ी मदद देते हैं जनाब क्रिमिनल्स को पकड़ने में, लेकिन 15 दिनों में इतनी वारदातें और कोई एक मुजरिम ना पकड़े जाना गफलत है, सुस्ती है या मामला कुछ और है? जी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ही पॉइंट आउट करती हैं जो आपका चैनल रादर माशरे में जो बुराइयां हैं या जो कमियां कोताहियां हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब पुलिस पर भी बात होती है। तो इसमें मैं अर्ज़ करूं कि आपने ये लास्ट मंथ की बात की है, लास्ट 15 दिन की, तो उसमें जो सबसे बड़ी एक इसकी रीज़न है वो ये है कि IG साहब का एक बहुत बड़ा जो ड्रीम है या उनका विजन है वो ये है कि फ्री रजिस्ट्रेशन हो और उसमें जो छोटी से छोटा इंसिडेंट भी हो तो उसमें पुलिस कॉग्निजेंस लेती है और 15 की कॉल अगर रिपोर्ट होती है तो क्राइम की वेरिफिकेशन से फौरी उस पर FIR का अंदराज किया जाता है। तो ये बेसिकली जो आपको फील इसमें सर्ज क्राइम में लग रही है वो इन फैक्ट इट इज़ द रजिस्ट्रेशन, और जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली या फॉर्मली स्टार्ट नहीं करती। तो ये बेसिकली इस तरह है। अदरवाइज़ जो क्राइम के बहुत सारे हेड्स हैं उसमें कमी है, फॉर इंस्टेंस अगवा बराए तावान है, मर्डर है, अटैम्प्ट है, इसमें कमी है एज इसी महीने भी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ओके अच्छा, दूसरा आपने फरमाया था कि ये मुल्ज़म पकड़े नहीं जाए, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सेफ सिटी और ये जितनी भी हमें स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पुलिस उसको इस्तेमाल करती है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो ये एक्सप्लोजन था जौहर टाउन वाला, उसको अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिए, तमाम लोग और तमाम लिंक्स जो थे वो अनवील हो गए। इसी तरह जो डिकॉइटीज़ और जो बच्चे हैं अगवा उनके मर्डर्स हैं वो 2-2, 3-3 दिन में होते हैं। बाज़ का ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ऐसी वारदात या इंसिडेंट ऐसा क्राइम होता है जो समटाइम्स थोड़ा सा टाइम ले जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी कि पुलिस इज़ आफ्टर ऑल द क्रिमिनल्स और हम लोग कोशिश करते हैं, कंटिन्यूस परपेचुअल एफर्ट होते हैं। और इसकी एक और बड़ी सबूत मैं आपको देता हूँ एग्जांपल्स, जो ये फारूक डार और इसी तरह गाड़ी इस तरह के जो शूटर्स थे वो इनकाउंटर्स में और लाइव इनकाउंटर्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो लोग एलिमिनेट हो गए। और हमारे तमाम जो हैं पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑन दी रोड और पीपल शुड फील प्रोटेक्टेड। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कतन ऐसी बात नहीं है कि आप घर से निकलें और आपको वो खौफ की चीज़ या खौफ आपके ऊपर तारी हो कि खुदा न खास्ता आपसे कोई बंदा छीन लेगा। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, हम सब की फैमिलीज़ हैं, हर वक्त जाते हैं, दिन रात बाहर जाते हैं। तो बहरहाल ये मैं नहीं कहता कि लाहौर इज़ क्राइम फ्री, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन सर्टेनली क्लेम कि इसमें ऐसा आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि पीपल आर स्केयर्ड कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। या किसी वक्त में जब कभी कराची में ऐसे हालात थे कि मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा थी तो उसमें यकीनन वो खौफ था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इज़ नॉट इवन क्लोज टू दैट सिचुएशन। अच्छा सुखेरा साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि ऑल्दो आप कह रहे हैं कि क्राइम फ्री नहीं है लेकिन वैसे भी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो भी स्ट्रीट क्राइम्स का रेशियो थोड़ा बहुत बड़ा है उसके पीछे रीज़न क्या लगती है आपको?
ब्रदर इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, देखें वो है रजिस्ट्रेशन। आपने हम आईजी साहब जो है इनाम गनी साहब, उनका बहुत बड़ा एम्फसिस इस चीज़ पे है कि जो पुलिस के ख़िलाफ़ एक सबसे बड़ी कंप्लेंट सामने आती थी, यानी कि 67% जो कंप्लेंट थी वो थी नॉन रजिस्ट्रेशन की, एंड पीपल वर ऑफेंडेड। जो टैक्स पेयर हैं और हमारी तनख्वाहें उनके टैक्सों से आती हैं, तो उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो आईजी साहब ने इस पे बहुत सख्ती की है, उनके वीडियो मैसेजेस भी हैं जो मीडिया में टेलीकास्ट भी हुए हैं कि जो ये बात की बात है कि उसकी तस्दीक हो ना हो, आप फौरी तौर पे केस रजिस्टर करें। अगर सब्सिक्वेंटली इट टर्न्स आउट कि वो इंसिडेंट नहीं हुआ या उस तरह नहीं हुआ, या इट वाज मैटर ऑफ कोई लेन देन का मामला था या कुछ भी उसकी बैकग्राउंड और थी, तो वो बाद में सब्सिक्वेंटली उसको आप थ्रैश आउट करेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फौरी होगी। तो ये जो आप इसमें सर्च देख रहे हैं जो लास्ट मंथ का, ये लास्ट मंथ से इस पर बहुत अग्रेसिव और सख्ती की गई है कि जहाँ भी छोटे से छोटा भी अगर तादाद है या क्वांटिटी है या पैसे की मालियत है कम से कम भी, तो उसको अनअटेंडेड ना जाया जाए और उसकी रजिस्ट्रेशन हो। समटाइम्स पहले जो अटैम्प्ट थी उसकी लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कराते थे कि अच्छा मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसको छोड़ें, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत सख्ती की हुई है कि नहीं, अगर अटैम्प्ट भी कोई करता है तो उसको भी आप रजिस्टर करें। ठीक है, तो ये मेन जो इसकी रीज़न है वो रजिस्ट्रेशन है। ओके, ठीक है सुहेल सुकैर साहब, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप इंज करा रहे हैं कि लाहौर इज़ सेफ फॉर द पीपल, ऑल्दो के स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ी बहुत ऐसी आ रही हैं, लेकिन यही देखना है कि आने वाले दिनों में ये जो ग्राफ है वो भी कम हो। तो हम एक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो मैं गुड़िया से आपने खेला है? हाँ मैंने खेला। आपने गुड़िया के कपड़े सिए? सिए नहीं, मस्त सिलवाए जरूर। ठीक है, तो अब आपको ब्रेक के बाद मिलवाएंगे ऐसी नन्ही बच्ची से जो सीती भी जो खुद गुड़िया है ना, और गुड़ियाओं के कपड़े सीती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जनाब। 89 रुपये 50 पैसे पर चीनी नहीं बेच सकते। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स ने हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो JDW की मिल की जानब से बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा रेट्स के मुताबिक जो है वो चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि चीनी शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत जो है वो इस रेट के ऊपर चीनी फरोख्त ना करने के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में ला रही है। लिहाजा अदालत जो है वो हुकूमत के तमाम डिपार्टमेंट्स को शुगर मिल्स को हिरासा करने से रोकने के अहकाम जारी करे, और हुकूमत की जानब से किया गया नोटिफिकेशन जो है वो उसको कलअदम करार देने के अहकाम जारी करे, जिस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में कुछ ही देर बाद इस दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत शुरू होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको बताया था कि गुड़िया से खेलने वाली बहुत बच्चियां आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी नन्ही डिज़ाइनर से, और वो खुद भी गुड़िया लगती है, जो ना सिर्फ खुद जो है वो खेलती हैं इनसे, बल्कि इसके कपड़े भी डिज़ाइन कर देती हैं। हाँ, और खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की महरीन एहसान की, जो गुड़ियों के लिबास डिज़ाइन करने में बड़ी महारत रखती हैं। तो महरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ माशाल्लाह। आप तो खुद एक डॉल सी हैं। क्या एज है आपकी? थैंक यू, मैं 12 साल की हूँ। 18 ईयर्स की, और आप 12 साल की हैं आप? 12 साल की। अच्छा, मैं वही सोची कि 18 साल की बच्ची इतनी छोटी कैसे लग रही है। ओके, 12 साल की, सॉरी। मुझे ये बताएं कि 12 साल की उम्र में तो बच्चियाँ खुद खेलती हैं गुड़ियों से, और आप गुड़ियों के कपड़े बनाती हैं, तो ये कैसे शौक पैदा हुआ कि गुड़ियों के कपड़े डिज़ाइन करने, ये आइडिया कैसे आया? मुझे जब मैं 8 साल की थी, मुझे तब से बहुत शौक था कि मैं गुड़ियों के कपड़े बनाऊं और फिर उनसे खेलूं, लेकिन जो डॉल्स मार्केट में आती थी उनके कपड़े मुझे सही नहीं लगते थे, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। मैं बलून्स यूज़ करती थी, मैं सॉक्स यूज़ करती थी, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे नीडल यूज़ करने की इजाज़त नहीं देती थी, तो अब मैं नीडल यूज़ करके बहुत अच्छे कपड़े बनाती हूँ। अच्छा,
क्योंकि ये मेरा फोटे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी गुड़िया से नहीं खेला, लेकिन हमने देखा है कि आप जो डॉल्स हैं बाबी उनको भी डिज़ाइन कर रही हैं, और ना सिर्फ ये कि वेस्टर्न बल्कि ईस्टर्न भी आपने कर दिया है, आपने गरारा भी सी दिया है, शलवार कमीज़ भी सी दी है, ऐसा ही है? मैं हर तरह के कपड़े बनाती हूँ। हर तरह के कपड़े बनाने की जनाब उनके पास एक्सपर्टीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी कितनी डॉल्स और अब तक कौन कौन से डिज़ाइंस ऐसे हैं जो कि आप बना चुकी हैं, कौन कौन से ड्रेसेस अपनी डॉल्स को पहना चुकी हैं? मैं तो बहुत सारे बना चुकी हूँ, लेकिन आधे उनमें से ऑर्डर के होते हैं जो मुझे लोग देते हैं इधर उधर से, तो मैं तो उनको दे देती हूँ। लेकिन जैसे जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं अपने लिए बनाती थी, तो मैंने बहुत सारे ड्रेसेस बना चुकी हूँ जो मैं आपको अभी दिखाऊँ। हाँ प्लीज़ आप हमें बिल्कुल दिखाएं। और अच्छा, जब तक ये दिखा रही हैं तो हम ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने प्यारे हैं और कितना नफीस काम है ना। वो देखें ये इन्होंने दिखाई भी है, वाओ। अच्छा तो ये आपने ये भी अपनी डॉल को पहनाया, और दिखाएं अगर और भी आपके पास ड्रेसेस है, जीन्स एंड साथ में एक शर्ट और भी है जनाब। अच्छा वैसे हम ये दिखा भी नहीं कि जो ये ड्रेसेस बनाती हैं, देखिए फैसल ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा गाउन कहते हैं? हाँ इसको गाउन कहते हैं। मुझे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं इसको गाउन नहीं कहते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो ड्रेसेस हैं वो, सॉरी टू कट यू, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं बिल्कुल यही पूछने लगी थी कि आपके जो ड्रेसेस हैं, हमारी काफ़ी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने उस तरह के कट्स पहने हुए हैं, तो ये आपके डिज़ाइन से इंस्पायर हो के उन्होंने ऐसा स्टिच करवाया है या आपने इनसे इंस्पायर हो के अपनी डॉल्स को ऐसी ड्रेसिंग करवाई है? मैंने उनसे इंस्पायर होके बनाया है। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और फिर कल को आपने देखा हो कि अच्छा फलानी सेलिब्रिटी ने तो जी आपका ये बनाया हुआ डिज़ाइन पहना, और फिर आप अपनी अम्मा को बता रहे हो कि ये तो मैंने अपनी डॉल के लिए बनाया था और इन एक्ट्रेस ने जो है ये मेरा डिज़ाइन पहन लिया? नहीं, ज़्यादातर मैं उन्हीं के ड्रेसेस से इंस्पायर होती हूँ। जैसे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मायरा खान है और मैं उनके बहुत सारे ड्रेसेस कॉपी कर चुकी हूँ अब तक तो। अरे वाह ज़बरदस्त। और हम देख रहे हैं सबूर अली के भी आपने जो है ना एक रेप्लिका किया। अच्छा ये जो आपने बताया कि आपको ऑर्डर्स भी आते हैं, तो ज़रा इस हवाले से बताएं, 12 साल की आप बिजनेस वुमेन जो बन गई हैं ना, तो जो कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं और आप पर पीस कितना चार्ज करती हैं? मुझे पाकिस्तान में से ही आते हैं, कुछ लोग इस्लामाबाद से होते हैं, मतलब डिफरेंट सिटीज़ से होते हैं पाकिस्तान के, और मुझे इंडिया से भी आ चुका है एक ऑर्डर, और मुझे एक दफ़ा अमेरिका से भी आया था ऑर्डर। लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि हम नहीं भिजवा सकते वहाँ पर। अच्छा और क्या आप चार्ज करती हैं? मैं पर ड्रेस 400 चार्ज करती हूँ। रीजनेबल भी है ना। अच्छा तो मुझे ये बताएं, चले अब हम आपकी थोड़ी सी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे आप किस क्लास में पढ़ती हैं और अम्मा जो हैं वो क्या कहती हैं कि बेटा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ देना, डिज़ाइनिंग बाद में करना, तुम पहले पढ़ो फिर बाद में काम करना। बताओ क्या पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं क्लास 8 में हूँ। अच्छा 8th क्लास में, तो पढ़ाई में अच्छी हो या बस ठीक है चल जाता है काम? नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में। ये फिर अब आप बात नहीं करें, अब मैं बात करता हूँ। अच्छा तो आखिर में बच्चे मुझे ये बताओ कि अभी आप अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हो, आगे जाके आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें अपना करियर बनाना चाहोगे? जी ठीक है। तो महरीन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अगेन आपकी मदर ने आपको बड़ा अच्छा सिखाया कि पहले आपको स्टिच नहीं करने देती थी व्हेन यू वर यंग, लेकिन अब आपको स्टिच करने देती हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और कितना टैलेंट है यार हमारे मुल्क में, आप देख सकते हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से माहिरा खान ने, सबूर ने, इनके जो ड्रेसेस हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको कॉपी किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और माशाल्लाह अपनी डॉल्स को वही शक्ल सूरत देने की कोशिश की ना। तो जनाब आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें करेंगे, खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, बाहर खाना खाने जाएं तब भी मास्क ज़रूर पहने प्लीज़। और कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।